मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म। और 1 से लेकर के 245 तक के हम लिटरेरी टर्म डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में 245 से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला ही क्वेश्चन है 246 पे, एन एपिलॉग इज। एपिलॉग होता क्या, पहले इसे एपिलॉग को समझो। अगर आप एपिलॉग वर्ड को समझ जाओगे तो ऑप्शन अपने आप ठीक टिक कर दोगे। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। अगर हम उपसंहार की बात करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में कंक्लूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब ऐसी चीज जो किसी भी टेक्स्ट के अंत में, जैसे आप कोई भी काम का कोई भी ऐसे वगैरह लिखते हो तो उसमें क्या होता है, एक इंट्रोडक्शन होता है और दूसरा कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन शुरुआत में होता है और कंक्लूजन जो होता है वो अंत में आता है, उपसंहार जिसे बोलते हैं। तो एपिलॉग क्या है? किसी भी टेक्स्ट के अंत में लगने वाला है, जिसको हम सफिक्स भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है अंत में लगने वाला और प्रीफिक्स पहले। तो जो बी ऑप्शन में हमको सफिक्स दिख रहा है, सफिक्स का मतलब बाद में टू अ टेक्स्ट, किसी भी वर्ग के बाद में जो लगा होता है वो सफिक्स कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एपिलॉग कहते हैं। विच मींस जो इट सम्स अप, यानी कि ये जो एपिलॉग होता है वो कंक्लूडिंग पार्ट होता है। सम्स अप का मतलब होता है कंक्लूजन, ठीक है। आर एक्सटेंड्स का मतलब होता है उसको और विस्तारित तरीके से बताना, ठीक है। कंक्लूड करना, किसी भी पूरे वर्ग को कुछ शब्दों में कंक्लूड कर देना, वही हमारा एपिलॉग है। अब एपिलॉग और एक शब्द होता है प्रोलॉग। एपिलॉग और प्रोलॉग दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एपिलॉग किसी भी वर्ग के अंत में लगता है और प्रोलॉग जो है वो किसी भी वर्ग के शुरुआत में लगता है। यहां से पढ़ करके देख लो, अपने आप समझ आ जाएगा। एपिलॉग क्या है? इज अ सफिक्स, एक सफिक्स है टू अ टेक्स्ट, जो किसी टेक्स्ट के शुरुआत में हो, विच सम्स अप, जो कंक्लूड करता है या एक्सटेंड करता है, इन द एंड ऑफ अ वर्क। किसके? एंड ऑफ द वर्क में, यानी कि कोई भी वर्क है, कोई भी रचना है, उसके एंड में लगा हुआ पार्ट एपिलॉग कहलाएगा। अब यहीं पर हमने प्रोलॉग को बताया है कि ये प्रोलॉग भैया क्या होता है, तो प्रोलॉग को भी समझ लो साथ ही साथ में। प्रोलॉग क्या होता है? ये बिगिनिंग ऑफ अ वर्क, किसी भी वर्क के बिगिनिंग में, किसी वर्क के शुरुआत में लगने वाला जो होता है वो प्रोलॉग होता है। प्रोलॉग को हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? इंट्रोडक्शन। क्या बोल सकते हैं? इंट्रोडक्शन। आर प्रीफिक्स्ड। अच्छा, इसको दूसरा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले, प्री मींस पहले, फिक्स्ड हो टू अ टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट के। तो सारी चीजें आपको यहां पर समझ आ गई होंगी, मुझे लग रहा है कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखो 247 पे, अरिस्टोटल की पोएटिक्स की बात की गई। यहां पर पोइट है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का एक वर्क है पोएटिक्स, जिसमें टोटल कितने 26 चैप्टर हैं। कितने? 26 चैप्टर हैं पोएटिक्स में। तो बी रीड हम पढ़ते हैं डेट की इट इज, ये जो अरिस्टोटल के पोएटिक्स में डेफिनेशन दी गई थी ट्रेजेडी की, ट्रेजेडी इज है द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, किसी भी एक्शन का इमिटेशन है। कोई एक्शन किया जा रहा है उसकी नकल करना, इमिटेट करना, ठीक है। डेट इज कंप्लीट, जो कंप्लीट हो, होल, पूरा हो, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, हैविंग अ बिगिनिंग, जिसमें एक बिगिनिंग दिखाई जाए, मिडिल अंत, मध्य हो, और एक अंत दिखाया जाए। व्हाट इज इट, इसमें यह पूछा गया ये इट क्या है। इट क्या है? तो इट किसको बोला गया? ट्रेजेडी को, ठीक है। ध्यान बनाए रखना, किसको बोला गया? ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी की अरिस्टोटल के द्वारा दी गई डेफिनेशन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। पढ़िएगा, पोएटिक्स किसने लिखा? अरिस्टोटल ने लिखा, जिसमें डिफाइन किया गया, किसको डिफाइन किया गया मेरे बच्चे? ट्रेजेडी को। और किस रूप में ट्रेजेडी की परिभाषा दी गई है? एज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट एंड होल ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड हैविंग अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। और इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा? ए ठीक हो जाएगा। ट्रेजेडी की डेफिनेशन है, किसकी है? ट्रेजेडी की। अगला 248 नंबर पे हम बात करेंगे, एक टर्म और आया है, मॉक हीरोइक पोएम क्या होती है? मॉक हीरोइक पोएम क्या होती है? मॉक मींस वैसे तो मजाक उड़ाना होता है, खिल्ली उड़ाना होता है। तो यहाँ पे अगर हम मॉक हीरोइक की बात करते हैं
तो ये मॉक हीरोइक पोएम क्या है आगे आपको वो बताना है। तो ये क्या है एक्चुअली, देखो मॉक हीरोइक पोएम की बात करें तो सी ऑप्शन पर एक बार नजर डालो। यूजेज आ हीरोइक स्टाइल, मॉक हीरोइक पोएम में यूजेज प्रयोग किए जाते हैं किसको, हीरोइक स्टाइल को, टू ड्राइड करने के लिए, ड्राइड ईयर्स एंड अफेक्टेशन, यानी कि ड्राइड ईयर्स एंड अफेक्टेशन को हीरोइक स्टाइल में प्रस्तुत किया जाता है, यूज किया जाता है। एक बार को एक्सप्लेनेशन इसका देखो क्या कहा गया है। उन्होंने कहा मॉक हीरोइक पोएम यूज जिसमें प्रयोग किया जाता है क्या, हीरोइक स्टाइल। क्या दोस्तों, हीरोइक स्टाइल टू ड्राइड करने के लिए, ड्राइड ईयर्स एंड अफेक्टेशन, यानी कि उसके वातावरण को अफेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, यहां पर हीरोइक स्टाइल का प्रयोग किया जाता है किसमें, मॉक हीरोइक पोएम में। मॉक हीरोइक आल्सो मीन्स भी कॉल्ड कहलाती है, मॉक एपिक कह सकते हो। मॉक हीरोइक पोएम को आप मॉक एपिक भी बोल सकते हो। और ये किस लिए किया जाता है, फ्रॉम ऑफ सटायर, सटायर व्यंग करने के लिए, ऑफ डेट अडेप्ट्स, जो अडेप्ट करती है द एलिवेटेड हीरोइक स्टाइल को ऑफ अ क्लासिकल एपिक पोएम टू ट्राइबल सब्जेक्ट। और इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो इसकी विषय वस्तु होती है, वो बहुत तुच्छ होती है, हल्के लेवल की होती है, ठीक है। इसमें किसी बड़ी चीज का मजाक बनाया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मॉक हीरोइक पोएम या मॉक हीरोइक एपिक कहलाता है। 249 पे एक शब्द आया असाइड। असाइड टर्म को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। इन ड्रामा में जो असाइड को एड्रेस किया जाता है कैसे, तो जरा इसके ऑप्शन को एक बार देखो अच्छे से कि ये असाइड क्या है। असाइड के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो असाइड के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। टू एन ऑडियंस, ऑडियंस के लिए, बाय एन एक्टर, किसके द्वारा, एक्टर के द्वारा बोले जाते हैं। दी वर्ड्स सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हियर्ड, ऐसा माना जाता है कि उसके द्वारा बोले गए शब्दों को नहीं सुना जाता। ओके, अदर एक्टर्स, दूसरे एक्टर्स को जो ऑन द स्टेज पर होते हैं, यानी कि जब भी कोई एक्टर सुनता है, बोलता है कुछ, तो ऐसा माना जाता है कि पास में जो खड़े एक्टर्स होते हैं उनके द्वारा वो स्पीच नहीं सुनी जाती है, उसी को हम असाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा, लेकिन ऑडियंस सुन रही होती है। जैसे तुमने देखा होगा नाटक वगैरह कभी भी देख रहे होते हैं, तो जो राइटर या कोई भी स्पीकर जो मन में शब्द बोलता है वो तुम्हें सुनाई देता है, लेकिन आसपास खड़े लोगों को सुनाई नहीं देता, उसी को हम क्या कहेंगे, असाइड कहेंगे। जरा एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पर जाओ और अच्छा समझ आएगा। यहां से देखिएगा, ड्रामा में असाइड क्या है, एड्रेस किया जाता है किसको, ऑडियंस को, किसके द्वारा, एक्टर के द्वारा। और जो एक्टर के द्वारा बोले गए शब्द होते हैं, आर नॉट मीन टू बी हियर्ड बाय अदर एक्टर ऑन द स्टेज। बात इतनी समझ में आ गई। 48 पे क्या, 48 पे आपको ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि एक अभिनेता द्वारा, एक एक्टर द्वारा दर्शकों के लिए इस तरह से बोले गए शब्द मंच पर अन्य अभिनेताओं द्वारा सुने जाने के लिए नहीं है, यानी कि जो अन्य अभिनेताओं, अन्य एक्टर्स के द्वारा नहीं सुने जाते हैं स्टेज पर, वही हमारा असाइड कहलाता है। असाइड के बाद अगर हम अगले टर्म की बात करें तो अगला टर्म कौन सा है, देखिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट में बेस्ट सब्जेक्टिव वर्ड को डिस्क्राइब किया गया, द टर्म डिकंस्ट्रक्शन। एक टर्म आया डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी, आपने पढ़ी होगी डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी। तो जो डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी होती है वो क्या होती है, इसका ए ऑप्शन पढ़िए। इट सीक्स टू एक्सपोज करता है प्रॉब्लमेटिक, जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ और फ्री सेंटर्ड डिस्कोर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा समझो। यहां पे कहा गया डिकंस्ट्रक्शन का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है, तो इसमें एक फ्री केंद्रित सेंटर्ड प्रवचनों को जो है समस्याग्रस्त बताया जाता है, प्रॉब्लमेटिक नेचर में बताया जाता है, यानी कि प्रॉब्लमेटिक नेचर में इसको डिस्कोर्स किया जाता है, उजागर किया जाता है। डिस्कोर्स का मतलब उजागर करना। तो किस चीज को यानी कि फ्री सेंटर्ड डिस्कोर्स को एक्सपोज किया जाता है प्रॉब्लमेटिक नेचर में, ठीक है। अगला चाहो तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ करके देख लो। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है, एक्सप्लेनेशन में देखो दोस्तों क्या कहा गया है। दी टर्म, कौन सा टर्म,
और जैकस डिकंस्ट्रक्शन जो था वो किसके, जैकस डेरिडा के द्वारा कॉइन किया गया, ये भी ध्यान रखना। सिक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्स, सेंटर्ड डिस्कोर्स, ठीक है, सेंटर्ड डिस्कोर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डिकंस्ट्रक्शन शब्द जो है वो सेंटर्ड प्रवचनों की जो प्रॉब्लमेटिक नेचर होता है उसको उजागर करना चाहता है। इसके बाद एक शब्द आया लैक्सिस, एक शब्द आया दोस्तों लैक्सिस। लैक्सिस रेफर करता है टू अ फॉर्म, एक ऐसा रूप है हैविंग मीनिंग आर। तो हैविंग मीनिंग, उन्होंने लैक्सिक का अर्थ क्या है, तो आपको लैक्सिक का अर्थ बताना है। क्या है लैक्सिक का अर्थ, ए वाला ऑप्शन, ऑल वर्ड फॉर्म ग्रामेटिकल फंक्शन, ठीक है, ऑल वर्ड फॉर्म्स ग्रामेटिकल फंक्शंस, वो क्या कहलाएंगे, आपके लैक्सिस कहलाएंगे। लैक्सिस का मतलब क्या है, सभी शब्द, ऑल वर्ड्स फॉर्म हैविंग मीनिंग, जिनका कोई एक मीनिंग हो, कोई अर्थ हो, आर ग्रामेटिकल फंक्शन, उसके ग्रामेटिकल फंक्शन को ही हम क्या कहेंगे, लैक्सिस कहेंगे, ठीक है। अगला 252 नंबर पे अगर हम बात करें, 252 नंबर पे दोस्तों बात करें, एक लाइन आया, सी वाज अ वर्दी वुमेन ऑल आयरलेबिक, ओके, हाउस बाउंड्स एट सिर्स डोर सी हेड 5, ठीक है, आर एन एग्जाम्पल ऑफ, एक किसका एग्जाम्पल है, तो बड़ा अजीबो तरीके से लिखा गया है इसको, ठीक है, आप एक बार पढ़िएगा। वह एक योग्य महिला अल हेर लेबे थी, ओके, चिड़चे डोरे सी हदे 5 में हाउस बाउंड्स, एक किसका उदाहरण है, तो एक किसका उदाहरण है भैया, देखिएगा हीरोइक कपलेट का, किसका, हीरोइक कपलेट में। हीरोइक कपलेट इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म, हीरोइक कपलेट क्या है, एक परंपरागत रूप है ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री में कॉमनली यूज, जिसको सामान्यतः प्रयोग किया जाता है हीरोइक कपलेट का, किस में, एपिक में प्रयोग किया जाता है या नरेटिव पोइट्री में, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ राइमिंग पेयर, जिसमें राइमिंग पेयर कंसिस्ट होते हैं लाइन इन एम्बिक पेंटामीटर, और हीरोइक कपलेट जो है वो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। हीरोइक कपलेट में सिर्फ 2 ही लाइनें होंगी, 1 और 2, ठीक है, 2 लाइनें होंगी जो कि एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट 253 नंबर पे देखिएगा, 253 नंबर की अगर हम बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स, इनमें से कौन सा राइटर, कौन सा लेखक डज बिलोंग टू अ ग्रुप, एक ग्रुप से बिलोंग करता है यूनिवर्सिटी बेट्स से, ठीक है। तो हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट होना चाहिए, डज बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, नॉट कर लो, डज नॉट बिलोंग, जो बिलोंग नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चारों राइटर्स में से कौन सा राइटर जो है वो यूनिवर्सिटी बिट्स से बिलोंग नहीं करता, यूनिवर्सिटी बिट्स से बिलोंग नहीं करता, तो कौन राइटर, देखो वैसे तो ये चारों राइटर यूनिवर्सिटी के ग्रुप में हैं। यूनिवर्सिटी ग्रुप क्या था, यूनिवर्सिटी बिट्स का जो ग्रुप था उसमें 7 मेंबर्स को ज्यादातर काउंट किया जाता है, जिसमें से कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। ये उस समय के विद्वान थे, इसीलिए उनको एक उसके ग्रुप को नाम दे दिया गया यूनिवर्सिटी बिट्स। तो इसमें थॉमस किड को भी कभी कभी शामिल किया जाता है, लेकिन जो थॉमस किड थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे। तो यहाँ पर तो वैसे जॉन लिली, थॉमस नॉट, जॉर्ज पीले ये सभी हैं, थॉमस किड को भी काउंट किया जाता, ठीक है, लेकिन ये किसी यूनिवर्सिटी से नहीं थे, तो इसलिए यहां पर बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो थॉमस किड हो जाएगा, ध्यान बनाए रखना। यूनिवर्सिटी बिट्स क्या है, एक फ्रेज यूज किया गया एक ऐसे ग्रुप का नाम जो कि लेट 16th सेंचुरी का इंग्लिश प्लेराइट थे, ठीक है, हु वर एजुकेटेड, जो एजुकेट जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी एट द यूनिवर्सिटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, हु बिकेम पॉपुलर राइटर्स, जो बाद में बहुत ही प्रसिद्ध राइटर बने। अमंग द बिट्स वर मार्लोव, कौन कौन थे, नंबर 1 मार्लोव, क्रिस्टोफर मार्लोव, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, थॉमस नैश फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये तीनों जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। और इसके बाद लिली, लॉज और पीले, जॉर्ज पीले, ठीक है, ये कहां से थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। लेकिन जो थॉमस किड थे वाज नॉट फ्रॉम
एनी यूनिवर्सिटी, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे। ऑल्दो यद्यपि हिज नेम इज आल्सो समटाइम्स एसोसिएट, इनका नाम कभी कभी एसोसिएट होता है, संबंधित होता है विद दिस यूनिवर्सिटी बिट्स। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो थॉमस किड ये दे रखे होते और कोई अन्य नाम होता तो किड को हम इसी ग्रुप में शामिल करते। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना, थॉमस किड भी इसी ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, इसीलिए यहां पर बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। 54 पे अगर हम बात करें, 54 पे अगर हम बात करें कर्टल सोनेट, देखो अगला टर्म आया है कि ये कर्टल सोनेट क्या होता है। अच्छा, जो सोनेट होता है, सोनेट का एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है कर्टल। कर्टल का मतलब होता है छोटा कर देना, किसी को छोटा कर देना, वो हमारा क्या कहलाता है, कर्टल सोनेट कहलाता है। अब कर्टल सोनेट कितने लाइन का होता है, तो इसमें या तो 10.5 लाइनें पाई जाती हैं, 10.5 नहीं होंगी तो 11 लाइनें होंगी। 11 लाइनें या 10.5 लाइनों की पोइम को हम क्या कहते हैं, कर्टल सोनेट कहते हैं। तो 11 लाइन वाला ऑप्शन दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। कर्टल सोनेट इज अ फॉर्म, ये एक रूप है सोनेट लिखने का जिसको इन्वेंट किया गया था गेरार्ड मेनली हॉपकिंस यानी कि जीएम हॉपकिंस के द्वारा, और यूज्ड इन 3 ऑफ हिज पोइम्स, और इसका प्रयोग अपनी 3 पोइम्स में किया था। इट इज 11 लाइन्स आर मोर एक्यूरेटली 10 लाइन्स सोनेट, 10 लाइनों, अगर बहुत एक्यूरेटली बात करें हम तो 10 लाइनों, 10.5 या 11 लाइनों की पोइम को हम क्या कहेंगे, कर्टल सोनेट कहेंगे। बट रादर देन द फर्स्ट 11 लाइन ऑफ द स्टैंडर्ड सोनेट, इट कंसिस्ट प्रिसाइसली ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेटार्कन सोनेट संक ओके प्रोपोर्शनली। तो वही चीज है, ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान बनाए रखना है। क्या याद बनाए रखना है, 10, 10.5, 11, इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए देखने को तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। 55 पे देखिएगा, अगर हम 55 की बात करें तो दी टर्म, एक इगोइस्टिकल सबलाइम टर्म यूज किया गया। इगोइस्टिकल सबलाइम, ये जो टर्म है बाज क्वाइंड, ये पूछा गया इगोइस्टिकल सबलाइम टर्म जो है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया, तो जॉन कीट के द्वारा। किसने क्वाइन किया था, जॉन कीट ने इस फ्रेज को यूज, सबसे पहले जॉन कीट ने यूज किया था इन अ लेटर, एक पत्र में जो कि रिचर्ड वुडहाउस के लिए लिखा था, और 27 अक्टूबर 1818 में, सेइंग दैट, कहते हुए अ पोएट हैज नो सेल्फ। अगला नेक्स्ट 256 नंबर पे, वेयर एज सर थॉमस बेट, यहां पे सर थॉमस बेट की बात हो गई है, अडॉप्टेड, जिन्होंने अडॉप्ट किया था, ठीक है, पेटार्कन सोनेट को और पेटार्कियनिज्म टू इंग्लिश साउंड्स एंड मीटर्स। सर रेज बर्स टेंड टू लुक बैक बियॉन्ड पेटार्कन टू दी। तो किसकी बात करेंगे हम, इटालियन वर्स की बात या लैटिन वर्स, तो लैटिन वर्स कौन सा होगा, लैटिन वर्स। इसको जरा अच्छे से एक बार पढ़ लो, इसके एक्सप्लेनेशन को। वैसे तो इसमें सभी हो जाएंगे लेकिन फिर भी पढ़ लो। डी, टुगेदर बट एंड सर्रे आज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट के रूप में जाना जाता है, फॉर देयर एक्सीलेंट ट्रांसलेशन ऑफ पेटार्कन सोनेट। ठीक है, किसके लिए, किसके ट्रांसलेशन के लिए, पेटार्कन सोनेट्स के ट्रांसलेशन के लिए, क्योंकि थॉमस बेट ने अडॉप्ट किया था पेटार्कन स्टाइल को, इसी को हम इटालियन मॉडल इनटू इंग्लिश, एंड सर्रे गेव देम, और सर्रे ने इस पेटार्कन सोनेट की राइम स्कीम को ऐड किया था। तो राइमिंग मीटर, राइमिंग मीटर के लिए किसको जानोगे, सर्रे को, ठीक है, और पेटार्कन स्टाइल के लिए किसको, सर थॉमस बट को। 14 लाइनें होती हैं जिसमें 3 क्वार्टरिन 4-4 लाइनों के, और लास्ट में एक कपलेट होता है। नहीं, पेटार्कन सोनेट में ये डायग्राम नहीं होता है, ये तो किस में होता है, शेक्सपियरियन सोनेट में होता है, जो शेक्सपियरियन सोनेट होता है। शेक्सपियरियन जो सोनेट होता है, जिसको हम इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उसका ये था
कि 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजा होंगे और लास्ट में कपलेट होगा, ठीक है। लेकिन पेटार्कन सोनेट थोड़ा डिफरेंट था। पेटार्कन सोनेट तक क्या था, उसमें एक ऑक्टेव होगा और दूसरा सस्टेट होगा। जो ऑक्टेव होगा उसमें 8 लाइनें होंगी, जो सस्टेट होगा उसमें 6 लाइनें होंगी। सर्रे इज आल्सो क्रेडिटेड टू ट्रांसलेटिंग लैटिन वर्स इनटू इंग्लिश। और सर्रे को ये क्रेडिट दिया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए लैटिन कविताओं को इंग्लिश कविताओं में। इस तरीके से हमारा कौन सा लैटिन वर्स यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। एक और टर्म आया है, दी टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। कौन सा टर्म है भैया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। बोले ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसके द्वारा कॉइन किया गया, तो रिचार्ड्स के द्वारा। द प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ऑरिजिनेट होता है विद एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन अ कैम्ब्रिज लिटरेचर स्टूडेंट्स आई.ए. रिचार्ड्स। किसके द्वारा, आई.ए. रिचार्ड्स, आई.ए. रिचार्ड्स, ठीक है, आई होगा यहाँ पे, आई.ए. रिचार्ड्स। द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट आर रिटन अप एंड अपोप्रिएट टाइटल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और उसको एक अपोप्रिएट उपयुक्त टाइटल दिया गया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसलिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात आ जाए कि ये वर्ड किसके द्वारा कॉइन किया गया, तो तुरंत टिक कर दीजिएगा, आई.ए. रिचार्ड्स, ठीक है। आगे इसी में बताया गया है, आगे देखो इसी में बोला गया है कि आ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट। जब हम आ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट को पढ़ते हैं जो कि 1629 में आया था, विच बिकेम अ काइंड ऑफ हैंडबुक फॉर द डिसिप्लिन ऑफ लिटरेरी स्टडीज एंड हैड एन इनॉर्मस इन्फ्लुएंस। आई.ए. रिचार्ड्स वाज द इंग्लिश एजुकेटर। आई.ए. रिचार्ड्स कौन थे, एक इंग्लिश एजुकेटर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, हुज वर्क कंट्रीब्यूटेड, जिनके वर्क ने, जिनके रचनाओं ने कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया टू द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ही रोट द बुक, और आई.ए. रिचार्ड्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। आई.ए. रिचार्ड्स के द्वारा क्या किया गया, एक बुक लिखी गई थी प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म, और इस तरीके से ये वर्ड किसके द्वारा कॉइन किया गया, आई.ए. रिचार्ड्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें 258 पे, स्पेंसरियन स्टेंजा हैज। स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइनें होती हैं, तो 9 लाइनें होती हैं, ध्यान बनाए रखना। 8 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर्स में, तो इतना ही दे रखा है। इसकी जो 8 लाइनें होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जो नमी लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, जिसको हम एलेक्जेंड्राइन कहते हैं। तो स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइनें हो गई, कितनी लाइनें हो गई दोस्तों, 9, 8 + 1, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। स्पेंसरियन स्टेंजा हैज 8 आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब जिसमें 5 फीट हो, ठीक है। और फाइनल क्या होता है, एलेक्जेंड्राइन होती है। एलेक्जेंड्राइन किस में होती है, आयम्बिक हेक्सामीटर, जिसमें कितने फीट होते हैं, 6 फीट होते हैं, विद राइम स्कीम। और इसकी राइमिंग स्कीम ये जरूर ध्यान रखना, ए बी ए बी, बी सी बी सी सी, ए बी फिर बी सी और सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। अगला एक शब्द दिया है 259 पे कि होमोनिम्स। ये होमोनिम्स क्या होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं दोस्तों, तो होमोनिम्स में आप सी को पढ़िएगा, आर स्पेल्ड सिमिलरली, जिनकी स्पेलिंग क्या होगी, एकदम समान होगी, बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिसको स्पेलिंग जिसकी क्या होगी, एक जैसी होगी, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, होमोनिम्स कहेंगे, ठीक है। होमोनिम्स आर वर्ड्स, होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं डेट आर स्पेल्ड सिमिलरिटी, जिनकी स्पेलिंग सिमिलर होगी, बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट मिस्ट्री की बात करें, मिस्ट्री एंड मिराकल। मिस्ट्री और मिराकल प्लेज, ये आया है मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है,
तो बिब्लिकल स्टोरीज पर, जो बाइबल की स्टोरीज होती हैं, बाइबल की जो कहानियां उठाई जाती हैं, उनसे रिलेटेड है मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेज। मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेज, तो जो मिस्ट्री एंड मिराकल प्लेज हैं वो इन इंग्लिश में वर बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरीज, पॉपुलर हुई थी फ्रॉम 13 to 16 सेंचुरी इन इंग्लैंड। 13 से लेकर के 16 सेंचुरी तक, शताब्दियों तक ये इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर थी। दे वर परफॉर्म्ड, और इनको परफॉर्म किया जाता था बाय यॉर्क, चेस्टर, बेकफील्ड एंड कोवेंट्री साइकिल्स। ठीक है, और इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी। इसके बाद 160 के बाद में 161 देख लो। 161 क्या है? एक टर्म आया है वुमेनिज्म। क्या आया है? एक शब्द आया है वुमेनिज्म। तो उन्होंने कहा वुमेनिज्म को सबसे पहले यूज किसने किया? किसने किया? तो एलेक वॉकर ने। वुमेनिज्म शब्द को सबसे पहले यूज किसने किया? एलेक वॉकर ने। एलेक वॉकर ने इसको कब यूज किया? 1779 1979 में इन ही शॉर्ट स्टोरी, अपनी एक शॉर्ट स्टोरी थी कमिंग अपार्ट। कमिंग अपार्ट में, तो ध्यान रखना, एलिस वॉकर ने वुमेनिज्म शब्द का कमिंग अपार्ट में सबसे पहले 1979 यानी कि 1979 में इसका यूज किया था। 262 पे देखिएगा, 262 की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा प्लेगेरियारिज्म। प्लेगेरियारिज्म इज अ वेल नोन वर्ड। ये एक बहुत अच्छे से जाना जाने वाला वर्ड है और कॉन्सेप्ट है इन एकेडमिक सर्कल्स में। द वर्ड प्लेगेरियस इन लैटिन, और ये जो वर्ड प्लेगेरियस है लैटिन में, हाउ एवर मीन्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो अ टॉर्चरर या प्लंडरर। क्या कहोगे? डी, अ टॉर्चरर और प्लंडरर। ठीक है, किसका? प्लेगेरियस का। तो ध्यान बनाए रखिएगा, प्लेगेरियस, जिसमें आप कह सकते हो कि टॉर्चरर और प्लंडरर का मतलब क्या होता है? अत्याचारी या लुटेरा। अत्याचारी या लुटेरा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेगेरियस का मतलब क्या होता है? अत्याचारी और लुटेरा। ठीक है, तो साहित्य में जो अगर हम बात करें प्लेगेरियारिज्म की, साहित्य चोरी, और इसको हम प्लेगेरिया यानी कि साहित्य चोरी भी बोलते हैं। साहित्य की चोरी कर लेना, साहित्य की चोरी करना। जैसे विलियम शेक्सपियर क्या करते थे? प्लेगेरियस थे, क्योंकि ये जो है पुराने वर्क्स को उसकी नई टेक्निक के साथ में उसको लिख दिया करते थे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? साहित्य चोरी कहते हैं। तो प्लेगेरियारिज्म क्या है? लैटिन, जिसका मीनिंग होता है किडनैपर, सिड्यूसर, प्लंडरर। किडनैपर, सिड्यूसर, प्लंडरर, प्लेगेरियारिज्म का। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू यूसीजी। अच्छा, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। इफ वन इज टू बी चूजन, देन ऑप्शन डी इज मोस्ट करेक्ट। ऑप्शन तो वैसे सभी करेक्ट हैं, लेकिन अगर आप इनमें से बेस्ट का चुनाव करोगे तो टॉर्चरर एंड प्लंडरर, ये क्या होगा? आपका प्लेगेरियस का बेस्ट मीनिंग होगा। तो आपको तो डी ऑप्शन पर ही जाना है। ठीक है, 63 पे देखो, कुल हम लोग 165 तक ही आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तभी 20 हो जाएंगे हमारे। 263 पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर टर्म ओके डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक। आर्ट फॉर आर्ट सेक के लिए एक दूसरा शब्द आपको दिया जा सकता है, वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक और शब्द है जो आर्ट फॉर आर्ट सेक यानी कि कला के लिए कला का वर्णन करे, के बारे में बताए? तो उसे हम एस्थेटिसिज्म कहेंगे। एस्थेटिक मूवमेंट चला था, उसी से बना एस्थेटिसिज्म। आर्ट फॉर आर्ट सेक इज यूजुअल इंग्लिश रेंडरिंग ओके ऑफ अ फ्रेंच स्लोगन। ये एक फ्रेंच स्लोगन था। स्लोगन का मतलब होता है नारा। ठीक है, फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी में दिया गया था एक्सप्रेस करने के लिए द फिलॉसफी दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ आर्ट, द ओनली ट्रू आर्ट, ठीक है, इज डाइवर्स फ्रॉम एनी डिडक्टिक, मोरल एंड यूटिलिटेरियन फंक्शन। तो उनके कहने का मतलब यह है कि एक दर्शन व्यक्त करता है कि कला का आंतरिक मूल्य एकमात्र सच्ची कला और किसी भी उपदेशात्मक या नैतिकता से अलग है। उपयोगितावाद का कार्य,
यूटिलिटेरियन फंक्शन क्या होता है? उपयोगितावाद का कार्य, एस्थेटिसिज्म। 264 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखो, रोमांटिसिज्म बाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। देखो एक बहुत अच्छी बात कही है कि रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसने कहा? हु सेड दिस? ये किसने कहा? रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर, साहित्य में उदारवाद किसने बोला? साहित्य में उदारवाद किसने बोला? तो विक्टर ह्यूगो ने। किसने? विक्टर ह्यूगो ने। ठीक है, विक्टर ह्यूगो ने डिफाइन किया था रोमांटिसिज्म को किस रूप में? लिबरलिज्म इन लिटरेचर। और दिस रोमांटिक मूवमेंट, ये जो रोमांटिक मूवमेंट था, इज सिंपली, साधारण तरीके से एक्सप्रेशन था ऑफ लाइफ, जीवन का, एज सीन बाय इमेजिनेशन रादर देन बाय प्रोसेक कमिंग कॉमन सेंस, which was the central doctrine of English philosophy in the 18th century। मतलब ये हुआ कि साहित्य में उदारवाद के रूप में परिभाषित करते हैं, ये रोमांटिक आंदोलन केवल जीवन की अभिव्यक्ति है, सिर्फ इसमें जीवन को अभिव्यक्त किया जाता है जैसा कि कल्पना के द्वारा देखा गया है, ना कि गद्य कॉमन सेंस के द्वारा, जो 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत था। ठीक है, सेंट्रल डॉक्ट्रिन था इंग्लिश फिलॉसफी का। कब? 18th सेंचुरी में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि द एरर ऑफ एवेल्युएटिंग पोएम बाय द इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर इज नोन एज। इसको क्या जाना जाता है? यानी कि रीडर पर, जो रीडर होते हैं, रीडर पर भावनात्मक प्रभाव को, यानी कि इमोशनल इफेक्ट को, ठीक है, भावनात्मक प्रभावों द्वारा एक कविता का मूल्यांकन करने की त्रुटि, एक कविता यानी कि द एरर ऑफ एवेल्युएटिंग अ पोएम, एक कविता का मूल्यांकन करने की त्रुटि के रूप में जाना जाता है। रीडर पर, पाठक पर भावनात्मक प्रभावों द्वारा एक कविता का मूल्यांकन करने की त्रुटि के रूप में जाना जाता है। किसको? तो अफेक्टिव फैलेसी को। किसको? अफेक्टिव फैलेसी को। द एरर ऑफ एवेल्युएटिंग पोएम, जो पोएम का एवेल्युएटिंग करते समय जो एरर होता है बाय एन इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर इज नोन एज, किस रूप से जाना जाता है? इफेक्टिव फैलेसी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इफेक्टिव फैलेसी वाला। द टर्म इज क्वाइंड, और ये जो इफेक्टिव फैलेसी है, ये टर्म किसके द्वारा क्वाइन किया गया? तो बी.के. बिमसेट और मोनरो ब्रैडसली के द्वारा। बी.के. बिमसेट और मोनरो ब्रैडसली के द्वारा अपने एक एसे में, एक निबंध में, जिसका नाम था द वर्बल आइकॉन। क्या नाम था? द वर्बल आइकॉन। द कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्टिव फैलेसी, जो अफेक्टिव फैलेसी का कॉन्सेप्ट है, इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन इम्प्रेसियोनिस्टिक क्रिटिसिज्म। ये डायरेक्ट अटैक होता है। उन्होंने क्या कहा कि जो दी वर्बल आइकॉन हो गया, दी कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्टिव फैलेसी, जो अफेक्टिव फैलेसी होती है उसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो प्रभाववादी आलोचना पर, जो प्रभाववादी आलोचना होती है, अटैक ऑन इम्पैसियोनेस्टिक क्रिटिसिज्म होती है, यानी कि प्रभाववादी आलोचना पर सीधा हमला होता है, जो तर्क देती है कि एक कविता के लिए पाठक की प्रतिक्रिया उसके मूल्य का अंतिम क्या है? संकेत है। तो बिच आर्गू, जो आर्गू, जिसमें आर्गू किया जाता है डेट की द रीडर्स रिस्पॉन्स, और ये इंपॉर्टेंट है, रीडर्स का जो रिस्पॉन्स होता है, प्रतिक्रिया होती है टू अ पोएम को, इज द अल्टीमेट इंडिकेशन ऑफ इट्स वैल्यू, कि अल्टीमेट इंडिकेट करती है, संकेत करती है ऑफ इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू की ओर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ 20 क्वेश्चंस जिनको हमने डिस्कस किया, एक 245 से लेकर के 265 तक। अब अगला हम लोग 265 के बाद 66 से आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।